वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हम कुछ योजनाओं को कवर करने वाले हैं। केंद्र सरकार की योजना है जो कि आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा 14 मई को है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में मात्र अब लगभग देखें तो 25 से 30 दिन ही शेष बचे हैं। तो अब आप सभी बहुत अच्छे से लग जाएं तैयारी करने में और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अच्छे से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली योजना जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसको देखने वाले हैं। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था और यह जो योजना है यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, तो इसका जो कार्यान्वयन है वो कौन करता है, एग्जीक्यूट कौन करता है इसको, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। 2021-22 के बीच इसके तहत 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं जिसके बारे में बताया गया। 2015 में लॉन्च की गई थी। एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि अभी जो है ये चर्चा में रहते हैं, कौशल विकास योजना हुई ये सब, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए 2015 की लॉन्चिंग डेट जरूर याद रखें। इसके बाद है रैंप, एमएसएमई की प्रदर्शन को प्रोत्साहित और गतिशील करना इसका जो है काम था। बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करके एमएसएमई तक बढ़ावा देना इसका काम था और यह यूके सेना समिति और केवी कामत समिति की सिफारिशों के अनुरूप थी। इसके अलावा 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई है रैंप कार्यक्रम की। ठीक है, इसके बाद अगला है युवा 2.0 योजना, 2.0 भी कहते हैं, युवा आगामी और बहुमुखी लेखक, इसके लिए ये योजना है। ठीक है, इसे नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसके तहत क्या है, इसके तहत 75 लेखकों का चयन किया जाना है। ठीक है, तो कुछ जो युवा लेखक हैं उनका इसमें चयन किया जाएगा और उनको इस योजना के तहत लाया जाएगा और जो भी इसके लाभ होंगे वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो युवा आगामी और बहुमुखी लेखक से संबंधित है, जो युवा लेखक हैं उनको प्रोत्साहन देने से संबंधित योजना है। कुल मिलाकर युवा 2.0 योजना। इसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2008-9 में इसे लॉन्च किया गया था। ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है और स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। यह केवीआईसी खादी और ग्राम उद्योग के द्वारा क्रियान्वित की जाती है, इनके द्वारा कार्यान्वित की जाती है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसके लाभ के पात्र होते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008-9 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये लगातार एग्जाम में पूछी जाती है। 2015 में ही लॉन्च हुई थी। इसे इसका नोडल मंत्रालय है वो है वित्त मंत्रालय, क्योंकि जीवन ज्योति बीमा से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, तो वित्त मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। इसमें 2 लाख का जीवन बीमा 330 रुपये प्रति वर्ष के योगदान से प्रदान किया जाता है। अगर आप 330 रुपये प्रति वर्ष जमा करते हैं तो 2 लाख तक का जीवन बीमा आपको दिया जा सकता है। इसके बाद है यह उन सभी बैंक खाता धारकों के लिए जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, वो इसके पात्र हो सकते हैं। यह योजना LIC और ऐसे अन्य बीमाकर्ताओं द्वारा पेश की जा रही है जो पेशकश करने की इच्छुक हो। ठीक है, तो ये इस योजना से संबंधित जानकारी थी। अटल पेंशन योजना, ये भी 2015 में लॉन्च की गई। इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास जो प्राधिकरण है उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सभी बैंक धारक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है। अब इन दोनों में ये थोड़ा सा अंतर है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है ये 18 से 50 वर्ष तक, और जो अटल पेंशन योजना है ये 18 से 40 वर्ष तक के लोगों के लिए है। ठीक है, याद रखें ये थोड़ा सा बस अंतर है। और ये भी 2015 में लॉन्च हुई, ये भी 2015 में लॉन्च हुई। अब अटल पेंशन योजना में क्या है, इसमें है 60 वर्ष की आयु में ग्राहकों को उनके योगदान के अनुसार न्यूनतम मासिक जो पेंशन है 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपये तक प्राप्त होगी। तो 18 से 40 वर्ष तक का जो भी है, और अगर वो पेंशन योजना चाहता है 60 वर्ष के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसमें उसके योगदान के अनुरूप, जैसे उसने योगदान दिया होगा उस हिसाब से उसको पेंशन मिल सकती है। ठीक है, अगर ज़्यादा पैसे अपने इन वर्षों के बीच में जमा किए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा पैसे मिलेंगे। 5000 तक की इसकी सीमा है। और ये जीवन ज्योति बीमा योजना है, यहाँ पर क्या है 2 लाख तक का जीवन बीमा यहाँ पर साल में 330 रुपये प्रदान करने पर मिल सकता है। ठीक है, तो क्लियर है पेंशन योजना और जीवन ज्योति योजना। अब इसमें क्या है, इसमें केंद्र सरकार भी 50% या 1000 रुपये जो भी कम हो कर उसका योगदान देगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपये जमा करता है तो उसमें से 50% यानी कि 1000 सरकार देगी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जमा करता है तो मिनिमम 1000 रुपये तो सरकार इसमें योगदान देगी ही देगी। इसके बाद है नई रोशनी योजना। ये योजना भी काफ़ी चर्चा में रही उस समय। इसे 2012-13 में शुरू किया गया था। यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और यह 18 से 65 जो वर्ष है 18 से 65 ईयर तक के बीच के अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए योजना थी, नई रोशनी योजना।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये भी काफी चर्चा में रही है। इसे 2017 में लॉन्च किया गया था, केंद्र की योजना है। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवित उपकरण जैसे चलने में सहायक छड़ी देना, उनकी आयु संबंधी क्षमताओं की चलते प्रदान करना। जैसे कि कोई चलने में असहाय है तो उसको छड़ी देना, व्हील चेयर देना, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो वितरित करना। यह योजना सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। श्रेष्ठ कार्यक्रम, ये लक्ष्य क्षेत्रों में हाई स्कूल के जो छात्र हैं, छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना थी श्रेष्ठ। यह कक्षा 9वीं से 11वीं तक, 9th से 11 तक के जो है प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों का चयन किया जाता है। तो इसमें एससी के लिए योजना थी, शेड्यूल कास्ट के जो छात्र हैं 9th से 11 तक, उनके लिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाना। ठीक है, आवासीय शिक्षा योजना है। इसके बाद है मिशन वात्सल्य, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। इसमें बच्चों और महिलाओं को एकीकृत लाभ प्रदान किया जाता है, ये इस योजना का लक्ष्य है। मिशन शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसे 2021-22 से 2025-26 की अवधि तक के लिए लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रयासों का सशक्तिकरण करना है। और इसकी 2 उपयोजना है, संबल और सामर्थ्य, इसी के अंतर्गत आते हैं, मिशन शक्ति के तहत लॉन्च किए गए। संबल महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सामर्थ्य महिलाओं के सशक्तिकरण। ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाना है, सामर्थ्य कार्यक्रम, और संबल योजना यानी कि महिलाओं की सुरक्षा करना है। दोनों में ये अंतर है और ये मिशन शक्ति के तहत ही आए हैं। फिर राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, इसका उद्देश्य है देश को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक अगुवा बनाना। यह 4 साल 2020-21 से 2023-24 की अवधि के लिए है। इसके 4 घटक है। पहला है अनुसंधान को बढ़ावा देना, नवाचार और विकास करना, पदोन्नति और बाजार विकास करना, निर्यात संवर्धन करना, साथ ही साथ शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास करना। तो ये इसके 4 घटक हैं, इसके माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके बाद है पीएम मित्र योजना, ये भी काफी चर्चा में रही। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, इसका उद्देश्य एक स्थान पर कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक की संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करना है। ये इसका उद्देश्य है, पीएम मित्र योजना। ठीक है, इसके बाद है रोहिणी आयोग, इसके बारे में और जानते हैं। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति जी रोहिणी कर रही हैं। इसका गठन 2017 में सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य ऐसे लगभग 3000 जाति समूह को उपवर्गीकृत करना है जो वर्तमान में केंद्रीय सूची में ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध है। इसका लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि कौन से जाति समूह कम विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इस आयोग को शुरू में 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था। हालांकि अब इसे एक्सटेंड करके 14 सप्ताह कर दिया गया है। सबसे हालिया जनवरी में दिया गया था, इसका जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। तो रोहिणी आयोग का संबंध याद रखें किससे है, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा ये बनाया गया। और ये जो संबंधित है ये ओबीसी के रूप में, ये जातियों के समूह को उपवर्गीकृत करने से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसका नाम याद रखिए, किसकी अध्यक्षता में, जी रोहिणी इसकी अध्यक्षता कर रही है। तो यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज योजनाएं देखी। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम कुछ बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो ये सारा जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो ये नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और लगातार पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। आपने अभी रिजल्ट देख ही लिया होगा, यूपीपीएससी 2022 का रिजल्ट हाल ही में जारी किया गया है। और हमारे संस्थान से SCS यानी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। फाइनल सिलेक्शन बच्चों का हुआ है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव को फॉलो करके, वो पेड और फ्री इनिशिएटिव फॉलो करके उन्होंने सिलेक्शन लिया है। बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट मिली है बच्चों को, DSP SDM, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं, अच्छा मौका है। तो आप लगातार पढ़ते रहें। और कैसे भी अगर किसी भी प्रकार का कोई कोर्स बाय करना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, तो अभी भी बाय कर सकते हैं। और इन नंबर्स पर आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।